हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। अब तक हमने सल्तनत काल के स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम बात करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो मुगल काल में कला के विभिन्न आयामों का विकास हुआ था, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला तथा स्थापत्य कला प्रमुख थे। और विभिन्न मुगल सम्राटों ने अपने शासनकाल में इन कलाओं का कमोबेश कम ज़्यादा विकास में योगदान दिया। किसी शासक ने कम दिया तो किसी ने अधिक दिया, लेकिन सभी ने दिया। अकबर और शाहजहां ने मुख्य रूप से इन कलाओं को प्रश्रय या आश्रय दिया था। स्थापत्य कला के कई नमूने अपने शासनकाल में इन्होंने प्रस्तुत किए, जो आज भी हम देख सकते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगल शासकों ने विशेष रुचि दिखाई थी। कई किलों, मकबरों, मस्जिदों, नगरों और महलों का निर्माण करवाया। बागवानी का इनको बहुत शौक हुआ करता था, अतः इन्होंने कई उद्यान बनवाए, जिनमें से कुछ तो आज भी जीवित है। आगे बात करें तो मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का अंतिम पड़ाव माना जाता है, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस अक्सियाना तत्व, सल्तनतकालीन तत्व और भारतीय तत्व सभी तत्व मिले हुए हैं। मुगल वास्तुकला में खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर तीनों पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मुगल वास्तुकला में मीलों घेरे वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई थी, अर्थात मुगल स्थापत्य कला में छोटे मोटे किले नहीं बनते थे। मुगल काल के अंदर ऐसे किले जिनमें आप घूमने लगो तो 5 घंटे में भी नहीं घूम पाओगे, ऐसे किले बनने लग गए। और ऐसे किले थे जिन किलों के अंदर पूरा का पूरा शहर भी समा सकता था, इतने बड़े किले बनने लग गए। भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार, रंगी मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन स्थापत्य कला की पहचान बन गया। जो पित्रादुरा तकनीक है, पित्रादुरा तकनीक मुगल वास्तुकला की अपनी विशेषता या पहचान मानी जाती है। अब ये पित्रादुरा तकनीक क्या है? तो संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनमें जवाहरात का जड़ाऊ काम किया जाता है। संगमरमर में खोदकर स्थान बनाया जाता है और उसमें रत्न और जवाहरात जड़े जाते हैं। इस तकनीक को पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। आगे हम बात करें तो मुगल स्थापत्य कला की, तो मुगल स्थापत्य में भव्यता है, विशालता है, जिन पे ये विशेष रूप से ध्यान देते थे। उतना ध्यान इस सजावट, अलंकरण और बारीकियों पे भी दिया करते थे कि जितना ध्यान ये भव्यता पे, मतलब जितना विशाल भव्य बनाया करते थे, उतनी ही इनमें सजावट और अलंकरण और बारीकियों पे भी ये ध्यान देते थे। अब मुगल काल की इस वास्तुकला का विकास की बात करें तो इस वास्तुकला का विकास की शुरुआत बाबर ने की। इसका विकास अकबर ने किया। शाहजहां के समय ये चरमोत्कर्ष पे पहुंची, अर्थात इस भारत की सबसे महान और सबसे अच्छी इमारतें शाहजहां के टाइम पे बनाई गई। और जब अंतिम समय औरंगजेब का आया तो इस स्थापत्य कला में पतन आया। आगे हम बात करें एक एक करके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। तो बाबर के काल में क्या हुआ? बाबरनामा के अनुसार हम देखें तो उस समय की वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय होनी चाहिए। अर्थात वास्तुकला में संतुलन का अभाव का मतलब बाबर के समय कारीगर उनकी वास्तुकला को ठीक से नहीं समझ पाते थे और एक जैसी इमारतें बना पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो बाबर ने इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिए, एक जैसी दिखनी चाहिए और ज्यामितीय होनी चाहिए। अब बाबर के समय क्या क्या बना? तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, मीर बाकी के द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, आगरा का रामबाग बाबर की देन मानी जाती है। बाबर काल की स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूर थी, लेकिन इनकी विशालता अद्भुत मानी जाती है। इससे तो उन्होंने अल्बानिया से विशेषज्ञ तक बुला लिए थे कि
मेरी इमारतें किसी से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। तो बाबर का पुत्र हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था, तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। तो हुमायूं के समय की केवल हमें दीन पनाह इमारत के बारे में ही जानकारी मिलती है। आगे अकबर के काल की बात करें तो अकबर के काल में जो निर्माण कार्य हुए उसमें हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय दिखता है। इसमें हुमायूं का मकबरा, आगरे का किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ था। अब बात करते हैं इन इमारतों के बारे में, थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। 1570 में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन मानी जाती है। इसकी डिज़ाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्ज़ा गयास बेग ने तैयार की थी। अर्थात इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? मलिक मिर्ज़ा गयास बेग ने तैयार किया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित और चार बाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसी इमारत की डिज़ाइन पर आगे चल के ताजमहल का निर्माण किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हुमायूं का मकबरा है जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी चयनित किया गया है। आगे बात करते हैं हम आगरे के किले के बारे में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। कई स्थानों पर इसे 1506 भी लिखा हुआ है, लेकिन अकबर ने 1565 में आगरा किले की नींव डाल दी थी। आगरा शहर की स्थापना तो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, लेकिन आगरा के किले की नींव 1565 में अकबर ने डाली थी। अब इस किले के बारे में बात करें तो इस किले में 1.5 मील का तो व्यास है, 70 फीट ऊंची दीवारें हैं और इसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। यह अमर सिंह गेट मारवाड़ के शासक अमर सिंह के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत जयमल और पत्ता की मूर्तियां भी लगवाई थी गेटों पर। आगे अकबर के स्थापत्य की बात करें तो इसमें हम फतेहपुर सीकरी को कैसे भूल सकते हैं। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करें तो आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह जगह प्राचीन काल में सीकरी रूपबल हुआ करता था। अर्थात फतेहपुर सीकरी में अकबर के फतेहपुर सीकरी बनाने से पहले इस स्थान पर सीकरी रूपबल होता था, जहां पत्थर पर संगत राशि का काम चलता था। अकबर ने क्या किया वहाँ पे? अकबर ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया और अपनी प्रशासनिक राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इस चित्र में आप बुलंद दरवाजे को साफ देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी की डिज़ाइन बहाउद्दीन ने तैयार की थी। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, मीना बाज़ार, हवा महल, पंच महल, बीरबल महल, जोधाबाई का महल, मरियम उज़्ज़मानी का महल और तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये सब इमारतें स्थित हैं। चित्र में आप बुलंद दरवाज़ा देख सकते हैं। अब तक हमने अकबर के बारे में बात की, लेकिन आगे हम बात करते हैं जहांगीर काल के समय की स्थापत्य कला के बारे में। जहांगीर के टाइम की बात करें तो जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचे और चित्रकारी को ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल भी मानते हैं। जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदरा में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया,
अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में, अनारकली का मकबरा लाहौर में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, दिलकुश बाग लाहौर में, शालीमार बाग कश्मीर में, ये सब बनवाए। मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने अकबर के मकबरे के एक बाग में बनवाया था। आगे हम बात करते हैं जहांगीर के टाइम के स्थापत्य कला की कुछ कृतियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा। यह अकबर और शाहजहाँ की शैलियों में के बीच में एक मध्य कड़ी के रूप में माना जाता है। इसका निर्माण मलिकाए आलम जो नूरजहाँ थी, उन्होंने 1626 से 1628 में करवाया था। ये मिर्ज़ा गयास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी। कौन? नूरजहाँ जी। तो नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। आगरा में यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सबसे पहले पितरादुरा तकनीक मतलब पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम इसी से शुरू माना जाता है। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव है। इसी मुगल इमारत की मीनारें उत्तम आंकी गई है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा और इसकी सुंदरता। इसमें हम आपको जूम करके पितरादुरा तकनीक को भी और समीप से दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं पत्थर अर्थात संगमरमर में कीमती जवाहरात जड़ने का प्रयास किया गया है और यह पहली इमारत मानी जाती है जिसमें पितरादुरा तकनीक का प्रयोग मुगलों ने किया था। आगे बात करें तो हम शाहजहाँ का काल। शाहजहाँ के काल के बारे में बात करें तो शाहजहाँ के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। पितरादुरा तकनीक का रूप निखर के सामने आया था इनके समय। शाहजहाँ काल में मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा, बुर्ज सभी का आदर्श संतुलन होता था। आगरा के किले का पुनरुद्धार इन्होंने करवाया। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना करवाई। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ के काल में किया गया था। इस तरह हम शाहजहाँ का योगदान देख सकते हैं स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है। एक एक करके हम शाहजहाँ के काल की स्थापत्य कला की इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाल किले के बारे में पढ़ते हैं। 1648 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि इमारतें बनी हुई है। यह हम बात कर रहे हैं लाल किले के बारे में। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप भी बनाए गए हैं, जिसे सावन मंडप और भादो मंडप भी कहा जाता है। इस बाग का फव्वारा दर्शनीय अर्थात देखने लायक है, ज़रूर देखना चाहिए सभी को। लाल किला तो भारत की विरासत है, जीवन में मौका मिलने पर एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी किले की एक दीवार पर लिखा हुआ है जो अमीर खुसरो ने लिखा था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और ये दीवाने खास एक इमारत है लाल किले की, उसकी दीवार पर लिखा गया है और यह अमीर खुसरो ने कश्मीर की सुंदरता के लिए लिखा था। अब बात करते हैं पितरादुरा तकनीक के बारे में। यदि 2 नंबर का प्रश्न पितरादुरा तकनीक पर आ जाए तो उसमें हमें क्या लिखना है कि यह एक इतालवी या इटली का शब्द है, इटली भाषा का, जिसका अर्थ होता है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर। सरल शब्दों में देखें तो यह पत्थर पर जड़ाऊ काम होता है, जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य कला में बखूबी किया गया है, अर्थात पत्थर में कीमती पत्थरों का जड़ना।
आगे बात करें तो यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम में काम में आई थी। बाद में फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसे शीर्ष या ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अब हम बात करें औरंगजेब के काल की स्थापत्य कला के बारे में। तो इस समय बादशाही मस्जिद लाहौर में, मोती मस्जिद लाल किले में, राबिया उल दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में इस समय की श्रेष्ठ इमारतें हैं। जो राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या फिर राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। इसे दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसके वास्तुकार अताउल्लाह अर्थात उस्ताद अहमद लाहौरी का जो बेटा था और हंसपत राय दोनों ने मिलके की थी। अर्थात अताउल्लाह खां जो अहमद लाहौरी का बेटा था और हंसपत राय इनके वास्तुकार थे। राबिया उद दौरानी मकबरे के निर्माण में भी संगमरमर का प्रयोग किया गया और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल मानी जाती है या दक्षिण भारत का ताजमहल भी माना जाता है। इस तरह हमने मुग़ल काल के स्थापत्य कला के बारे में एक थोड़ी जानकारी हासिल की। अब हम बात करेंगे मुग़ल काल की चित्रकला के बारे में। चित्रकारी के क्षेत्र में मुग़लों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकला की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुग़लों के अवसान के बाद अर्थात मुग़लों के ख़त्म होने के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में चलती रही। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बेहज़ाद के चित्रों की समीक्षा की और इससे हमें पता चलता है, ये हमें जानकारी बाबर की पुस्तक बाबरनामा से मिलती है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो बाबर की चित्रकला में व्यापक रुचि थी। इस बात का पता हमें इससे चलता है कि एक ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार था बेहज़ाद। तो बेहज़ाद के जो चित्र थे उसके बारे में बाबर ने काफ़ी कुछ समीक्षा के रूप में बताया था। हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अब्दुल सम्मद और मीर सैयद अली रहते थे। मुग़ल शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला की सफ़ाविद शैली के एक उचित संश्लेषण के परिणाम स्वरूप आया और इस चित्र शैली में बहुत सारी विशेषताएं थी जिनको हम देखते हैं। मुग़ल शैली के चित्रों की विषय दरबारी शानो शौकत और बादशाह की रुचियों पे आधारित थे। अर्थात बादशाह किन विषयों में अधिक रुचि लेते थे तो मुग़ल काल में चित्र भी उसी प्रकार के बनते थे, या दरबारी किस तरह के शान शौकत में रहते थे, किस तरह बैठते थे, तो ये सब उनके चित्रों से झलकता था। मुग़ल काल में अत्यधिक महीन काम किया जाता था। महीन और नुकीली तुलियों से बहुत ही बारीक रेखाएं खींचने का अद्भुत कौशल इसी समय के चित्रकारों में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो मुग़ल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। कैसे? इस शैली में लाजवर्दी और सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक किया गया है। इन रंगों को बनाने में विशेष कौशल भी दिखता है इनका। कूंची या ब्रश की बात करें तो ये प्राय गिलहरी के बालों से ही बनाई जाती थी। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि ली थी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में संध्या और रात्रि के चित्र नहीं मिलते हैं, लेकिन मुग़लों ने संध्या और रात्रि के चित्रों को बनाने में भी अपनी रुचि दिखाई थी। ऐसे चित्रों में चांदी और स्वर्ण से भरे चित्र थे। इस काल के अधिकतर चित्र कागज़ पे बनाए गए थे। इसके अलावा कपड़े, भित्ति और हाथी दाँत पर भी काफ़ी चित्र बनाए गए हैं। आगे बात करें तो इन सामान्य विशेषताओं के बावजूद मुग़ल काल की प्रत्येक बादशाह के काल में चित्रों में पर्याप्त विशेषताएं देखने को मिलती है। चित्रकला की जो स्वर्ण काल था वो जहांगीर के काल को माना जाता है, इसलिए जहांगीर के चित्रकला को देखते हैं। जहांगीर के समय मुग़ल चित्रकला की निम्नलिखित विशेषताएं मिलती है। जहांगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी कि मुग़ल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति हो गई थी। अर्थात फारसी प्रभाव भारतीय चित्रकला में दिखना या मुग़ल चित्रकला में दिखना खत्म हो गया था। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। इस कारण पर्सी बाराउन ने कहा था
कि जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी। इस दौर की चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता का प्रदर्शन किया जाने लगा। हस्त मुद्राएं वास्तविकता के बहुत ज़्यादा निकट हुआ करती थी। अकबर के काल में बादल रुई के गट्ठर जैसे दिखते थे, लेकिन जहांगीर में वास्तविक रूप से जैसे बादल होते हैं, अर्थात वास्तविकता में जो चीज़ जैसी दिखती थी उसी तरह की दिखने लगी। इस काल में प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया। पशु पक्षी, फूल और वनस्पति के बेहद सुंदर चित्रांकन किए गए। आगे बात करें तो धार्मिक चित्र बनने कम हो गए और चित्रों में दरबार का चित्रण अधिक होने लग गया। व्यक्ति चित्रण बहुत ज़्यादा संख्या में होने लगे। एक छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे पगड़ी पर लगाया जा सके या गले में पहना जा सके, इस प्रकार के चित्र भी बनने लगे। छवि चित्रों की बात करें तो छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में मुरक्के शैली अर्थात एल्बम बनाना और अलंकृत हाशिए का निर्माण शुरू हुआ। अलंकृत हाशिया तो आप जानते ही हैं, जो पेज होता है तो पेज की एक बॉर्डर होती है, जैसे कि आपके सामने ये पेज है और पेज की बॉर्डर ये वाला एरिया है, तो पेज की बॉर्डर में जो अलंकरण इन्हीं के काल में शुरू हुआ था। अब आगे जहांगीर काल के प्रमुख चित्र कौन कौन से माने जाते हैं, ये यदि आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो इनका जवाब आप इनसे दे सकते हैं कि ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर को दिखाया गया था। वर्जिन मेरी का चित्र पकड़े हुए जहांगीर है। मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर है। अयार ए दानिश नामक पशुओं के किस्से कहानियों की पुस्तक की चित्रकारी है। इसके अलावा इस काल के दौरान दरबार के दृश्य, प्रतिकृतियों, पक्षियों, पशुओं और पुष्पों का चित्र भी देखने को मिलता है हमें। जहांगीर के काल के कौन कौन से चित्रकार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे? जहांगीर के काल के चित्रकारों की बात करें तो जहांगीर के अधीन अनेक चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें फारूक बेग, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम, इनायत, ये सभी चित्रकार जहांगीर के काल में चित्रकारी किया करते थे। इसके बाद बात करते हैं शाहजहाँ काल की चित्रकारी के बारे में। शाहजहाँ के काल की चित्रकारी के बारे में बात करें तो जहांगीर की मृत्यु के कुछ ही सालों बाद मुगल चित्रकला ने अपनी चमक धमक और परिष्कार को खो दिया, क्योंकि शाहजहाँ का रुझान वास्तुकला की तरफ था। यद्यपि शाहजहाँ के काल के लघु चित्रों में रुचि रखता था शाहजहाँ और चित्रित पांडुलिपियों को प्राथमिकताएं देता था, फिर भी वह मुख्यतः भवन निर्माण के प्रति ही उत्साहित दिखाई देता था, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले शाहजहाँ के समय की बनी हुई वास्तुकलाओं के बारे में देखा था। आगे हम बात करें तो शाहजहाँ को देवी संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना सदा प्रिय रहता था। जैसे गुणगान करते हुए देवदूत स्वर्ग से ताज लेके उतर रहे हैं, इस तरह के चित्र बनवाना शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा पसंद था। इस काल के चित्रों के विषय में यवन सुंदरियाँ, रंग महल, विलासी जीवन, ईसाई धर्म, ये सब शामिल होते हैं। इस काल में शाह कलम चित्र बने, जिन्हें कागज, फिटकरी और श्रेष आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता था। इनकी खासियत बारीकियों का चित्रण था, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखना चाहिए, रंगों की हल्की घुलन के साथ लगना चाहिए। चित्रकला के अलावा तपस्वियों, रहस्यवादियों के समूह को दर्शाने वाले अन्य चित्रकला और अनेक निर्दर्शी पांडुलिपियाँ भी इस अवधि में निष्पादित की गई है। आगे बात करें हम शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ के जो भी छवि चित्र बने हैं उनमें प्राय उसे सर्वोत्तम वस्त्र, रत्न, आभूषण धारण किए हुए चित्रित किए गए हैं। इन चित्रों में उसके सिर के पीछे प्रभापुंज भी दिखाया गया है। इस दौर में के एकल छवि चित्रों में यह विशेषता देखने को मिलती है कि गहराई और संपूर्ण दृश्य विधान प्रकट करने के लिए चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर दिखाई देने वाला धुंधला नगर दृश्य हल्के रंगों से चित्रित किया गया है। अर्थात ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसमें दूर की वस्तु चित्र में हल्के रंगों में, ताकि वह दूर लगे, और पास की चित्र पास लगे, अर्थात गहराई के रंगों में चित्रित की गई है।
अब बात करते हैं आगे औरंगजेब के काल की चित्रकला के बारे में। मुगल चित्रकला के अवसान की शुरुआत शाहजहाँ के काल से ही शुरू हो गई थी। नवीनता के स्थान पर चित्रों में रूढ़िवादिता का समावेश हो गया था, जिससे चित्रों में दोहराव नजर आने लगा था। कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला और संगीत कला में इतना ध्यान या इतना रुचि नहीं लेता था। फिर भी लघु चित्रों की एक अत्यंत विकसित कला उसके शासनकाल में लुप्त होने लगी थी। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में चित्रकारी में थोड़ी बहुत रुचि ली थी। परिणामस्वरूप कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए और युद्ध करते हुए उनके समय में बने थे। अब आगे बात करते हैं मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो मुगल कालीन आर्थिक जीवन के विस्तृत जानकारी हमें आईन अकबरी और विदेशी लेखकों के संस्मरणों से मिलती है। कृषि उत्पादों की बात करें कि आईन अकबरी में रबी की 16 फसलें और खरीफ की 25 फसलों के से होने वाले राजस्व की प्राप्ति की उल्लेख मिलता है। अर्थात रबी की तो 16 फसलों से और खरीफ की 25 फसलों से मुगल साम्राज्य को टैक्स मिलता था। मुगल काल में खाद्य पदार्थों की बात करें तो गेहूं, चावल, बाजरा और दाल ये प्रमुख हुआ करते थे। अर्थात दाल को पलसेती अथवा दिलेत खिचड़ी कहा जाता था आईन अकबरी में। भारत में तंबाकू 1604 के अंत में और 1605 के प्रारंभ में अकबर के काल में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। संभवतः इसी काल के आसपास मक्का अमेरिका से बाहर लाया गया था। मक्का हमारी देशी फसल नहीं है, हमारी देशी फसल बाजरा है। खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए मुगल बादशाह ने किसानों को बढ़ावा दिया और इसके लिए तकावी नामक कृषि ऋण दिए गए। परीक्षा में पूछा जाए तकावी किससे कहते हैं? तकावी किसानों को दिया जाने वाला ऋण होता है। शाहजहाँ ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की और 98 मील लंबी रावी नदी लाहौर तक बनवाई, जिसे नहर फैज कहा जाता है। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील और रेशम आदि फसलों का भी उत्पादन होने लगा। इन्हें तिजारती या नकदी फसल कहते हैं। उत्तम फसलें भी इन्हें कहा जाता है। इन फसलों पर अत्यधिक दर पर माल गुजारी या नकदी रूप में अदा करनी होती थी, इसलिए इन्हें नकदी फसलें भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम मुगल काल के उद्योग धंधों के बारे में। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक उन्नत उद्योग था, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसका विदेशों में सबसे अधिक निर्यात होता था। भारत में निर्मित कपड़ों को केलिको कहा जाता था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किया। चमड़े की वस्तु को बनाने का उद्योग भी बहुत ही उन्नत अवस्था में होता था। आगे बात करें हम अन्य उद्योगों की। कुछ अन्य उद्योगों के बारे में देखें तो गुड़ और चीनी बंगाल, गुजरात और पंजाब के लिए प्रसिद्ध थे। मिट्टी के बर्तन दिल्ली, बनारस, चुनार के प्रसिद्ध थे। रेशम उद्योग आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल के प्रसिद्ध थे। फिर भी रेशमी कपड़ा विदेशों से मंगवाया जाता था। रेशमी कपड़ों को पटोला कहते थे। आजकल हम कुछ गानों में पटोला शब्द भी देखते हैं, अर्थात रेशमी कपड़ों को पटोला कहा जाता है। हीरा गोलकुंडा की खान से, छोटा नागपुर की खानों से मिलता था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, जिसे मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट किया था। आगे हम व्यापार वाणिज्य की बात करें मुगल काल के, तो मुगल काल के व्यापार वाणिज्य की बात करें तो मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ, बोहरा और मोदी कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारियों को व्यापारी और वाणिक कहा जाता था। दक्षिण भारत में चिट्टी व्यापारिक समुदाय के प्रमुख अंग हुआ करते थे। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। और परीक्षा में आपसे पूछ ले हुंडी किसे कहते हैं, तो एक प्रकार का अल्पकालिक ऋणपत्र हुआ करता है। यह वह चिट्ठी होती है जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके दिया जाता है, हुंडी कहते हैं इसे।
अब आगे बात करें औरंगजेब के काल की, तो औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% लिया जाता था कर के रूप में। नाकुदा नामक व्यापारी जहाज मालिक के एजेंट के रूप में काम किया करते थे। 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसे ददनी प्रथा कहा गया, अर्थात एडवांस में टैक्स लिया जाना। इसके अंतर्गत दस्तकारों विशेषकर जुलाहों को अग्रिम पेशगी देकर एक करार या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था, फिर उसके बाद उनसे वही फसल उगवाई जाती थी। अकबर ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाले राहदरी शुल्क को समाप्त कर दिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है उनके बारे में बात करेंगे। उत्तर पश्चिम में निर्यात के लिए 2 स्थल थे, लाहौर से काबुल तक और मुल्तान से कंधार तक का रास्ता। अब हमें बात कर रहे हैं मुगलकालीन प्रसिद्ध महिलाएं, उनके बारे में। पहली महिला के बारे में बात करें तो मुगल गुलबदन बेगम की बात करें। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुगलकालीन इंटेलिजेंट महिलाएं, विद्वती महिलाएं और ख़ास महिलाओं के बारे में बताइए। पहली महिला के बारे में बात करें तो गुलबदन बेगम थी। इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा अरबी और फ़ारसी दोनों भाषा में लिखी गई थी और गुलबदन बेगम अरबी और फ़ारसी की प्रकांड विदुषी थी। इसके बाद बात करें हम महाम अनगा की। अकबर की दाहिमा महाम अनगा ने 1560 से 1562 तक पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार को चलाया था, अर्थात अकबर का शासन या अकबर सभी राय महाम अनगा से लेकर करते थे। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की थी। ये आपको ज़रूर याद करनी चाहिए, महिलाओं के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में। फिर बात करते हैं नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और उस समय एक जुनता गुट हुआ करता था। उसका नेतृत्व नूरजहां के द्वारा किया जाता था। शासनकाल में बाबर बराबर का हिस्सा लिया करते थे। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। दोबारा देखते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर के समय एक गुट चलता था जिसे जुनता गुट कहते हैं। उनकी लीडर या उनका नेतृत्व नूरजहां के द्वारा किया जाता था और जो शासन कार्य के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे वह जुनता गुट से पूछकर या उनके राय लिए बिना नहीं लिए जाते थे। आगे बात करते हैं मुमताज़ महल की। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल थी। यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ मानी जाती है। आगे बात करते हैं अगली महिला जहां आरा की। शाहजहां की बड़ी बेटी, बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला, उत्तराधिकार युग में दारा का इसने साथ दिया। सूफी मत की कादरी सिलसिले से प्रभावित शाहजहां की बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही थी, अर्थात जहां आरा के बारे में देखे थे तो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा थी। जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया था तो शाहजहां के साथ ही रहती थी। सूफी मत के एक सिलसिले, कादरी सिलसिले से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और ये एक धार्मिक और सात्विक विचारधारा रखती थी और इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था। अगली महिला की बात करें तो जेबुनिसा औरंगजेब की बेटी थी। विद्रोही शहजादे अकबर से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1669 में इन्हें दिल्ली निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया था और यहीं पर उसने बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। आगे बात करें तो अस्मत बेगम की। अस्मत बेगम की बात करें तो इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था और अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी। अब बात करते हैं मुगलकालीन साहित्य के बारे में। मुगलकालीन साहित्य के बारे में बात करें तो मुगल काल में फ़ारसी राजभाषा हुआ करती थी, इसलिए इस भाषा में साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ अनुवादित रचनाओं की उपलब्धि भी वास्तविक थी। लेकिन इनके साथ ही इस काल में हिंदी और संस्कृत की भी कई महत्वपूर्ण रचनाओं का उदय हुआ।
फारसी में लिखित अधिकांश पुस्तकों का विषय राजाओं की जीवनी का वर्णन करना होता था। इसके अलावा अन्य पुस्तकें भी लिखी गई थी जो उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। मुगलकालीन फारसी साहित्य की रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी इस रचना में 1504 से 1529 तक कुल 25 वर्षों के राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। मूल रूप से यह पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसका अनुवाद खान खाना ने 1583 में फारसी में किया था। अगली रचना की बात करें तो हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम के द्वारा रचित इस पुस्तक के पहले भाग में बाबर का और दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक की बात करें तो अकबरनामा। अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल के द्वारा रचित इस पुस्तक में अकबर के जीवन काल की पूरी कथा 3 भागों में लिखी गई है। पहले भाग में उनके जीवन के आरंभिक 30 वर्षों का शासन है, दूसरे भाग में अगले 46 वर्षों का वर्णन है, तीसरे भाग में अकबर की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अर्थात अकबरनामा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 भागों में इसका निर्माण या लेखन किया गया है। आगे बात करें शाहजहाँनामा की, तो इनायत खां रचित इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के आरंभिक कुछ वर्षों के इतिहास का वर्णन किया गया है। फिर आता आलमगीरनामा। तो आलमगीरनामा की बात करें तो काजिम शिराजी के द्वारा रचित इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल के आरंभिक वर्षों का वर्णन किया गया है। फिर चहार चमन चंद्रभान के द्वारा रचित इस पुस्तक में शाहजहाँ की शासन प्रणाली और कार्य प्रणाली का वर्णन मिलता है। तारीख शाही जहानी सादिक खां और के द्वारा लिखित इस पुस्तक में शाहजहाँ के जीवन काल का उल्लेख है। अगली पुस्तक की बात करें तारीख अल्फी। तारीख अल्फी की बात करें तो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखित इस पुस्तक में इस्लाम धर्म के 1000 वर्ष पूरे होने के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। माजमा ए अलबहरीन दारा शिकोह के द्वारा रचित इस पुस्तक में हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही पथ के द्वारा ही बताया है। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर की इस पुस्तक में औरंगजेब के 34 वर्षों के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक की बात करें तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर और मोतमिद खां की इस संयुक्त कृति में जहांगीर के जीवन और शासनकाल का वर्णन किया गया है। तबकात ए अकबर निजामुद्दीन अहमद की इस कृति के 9 भाग हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं हम मुगलकालीन कुछ साहित्यों ने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में भी अनुवाद किया था। ये साहित्य कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं नक्की खां और बंदायूनी। नक्की खां और बंदायूनी, अबुल फजल और फैजी, इन चारों ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। बंदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का। लीलावती गणित विषय पर आधारित भास्कराचार्य की द्वितीय की लिखी गई किताब थी, जो उनकी पुत्री लीलावती के नाम पर लिखी गई थी। शाह मोहम्मद वादी, इन्होंने राज तरंगिणी का अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती का। अबुल फजल ने कलीला दमना का। बंदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। इसके अलावा दारा शिकोह ने 52 उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद करवाया था। मुगलकालीन साहित्य रचनाओं में संस्कृत की कुछ रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की थी, और पदम सुंदर ने अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण की रचना की थी। भानुचंद्र चरित्र की रचना आचार्य सिद्ध चंद्र ने भी की थी। तो इस तरह आज हमने मुगलकालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इस तरह के यदि आप ज्ञानवर्धक सूचनाएं और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें यह बताएं कि आप इस तरह के वीडियो किन किन विषयों पर और देखना चाहते हैं। और यदि आप कमेंट करके हमें बताएंगे
तो हम इन वीडियोज़ में यदि कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।